ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब आपको मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से जुड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बात उस युद्ध की करेंगे जो 2 दिन पहले भारत ने जीता। हम बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के युद्ध की, जिसे टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीता और इतिहास रच दिया। और उस ऐतिहासिक जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। T20 वर्ल्ड कप जीत के फिर एक बार सूर्य कुमार यादव एबीपी न्यूज के साथ है। एशिया कप के बाद भी सूर्य हमारे साथ जुड़े थे। सूर्या, बहुत बहुत बधाई है आपको और मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ कि मैं फिर एक बार सूर्य कुमार का इंटरव्यू कर रहा हूँ। सूर्य, सबसे पहली प्रतिक्रिया, मुंबई में फिर एक बार क्रिकेट खेलने में स्वागत हुआ है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लास्ट जो इंटरव्यू हुआ था वो थोड़ा लकी हो गया है, क्योंकि जब मैं वापस आया था एशिया कप जीत के, हम लोग इधर ही मिले थे और यहाँ पर ही, और अच्छा इंटरव्यू हुआ था हमारा और बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बार वर्ल्ड कप जीत के आगे होपफुली इंटरव्यू और लकी हो जाए आईपीएल के लिए भी, आईपीएल के लिए, हमारे मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे भी ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम हो गया हमको जीत के, तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वर्ल्ड कप। और मुझे लगता है कि आईपीएल जीतने के बाद भी फिर एक बार ऐसे इंटरव्यू होना बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने कहा थोड़ा टाइम हो गया हमको आईपीएल ट्रॉफी जीत के एज अ टीम, तो हम लोग इस बार जरूर जीतेंगे और हम फिर से आपके साथ। सूर्या, वर्ल्ड कप की बातें करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, क्योंकि यूएस के खिलाफ आपकी जो निर्णायक पारी थी बहुत प्रदर्शनकारी थी, सबके लिए भावुक थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी उसके बाद टीम इंडिया का सफर नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारी जर्नी रही है, क्योंकि जब आप एक आईपीएल इवेंट खेलते हो तो उसमें आपको थोड़ा अलग ढंग से खेलना होता है। आप बायलैटरल खेलते हो वैसे नहीं खेल सकते। तो जैसे हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, वैसे चाहिए नहीं था कि ऐसे हिकअप से स्टार्ट हो, बट ठीक है, वो भी हमने कुछ तो सीखा उस टूर्नामेंट से और बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे हमारी जर्नी गई पूरे टूर्नामेंट में। बहुत उतार चढ़ा हुआ है, बट लेकिन हम लोग एज ए टीम एक साथ थे और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अकेले क्या करना चाहते हैं। हमने हमेशा ये सोचा कि हम एज ए टीम क्या करना है। दूसरी बात रही कई सारे प्लेयर्स की, जैसे सिराज का कमबैक, संजू सैमसन का कमबैक, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी की है? नहीं, स्ट्रैटेजी तो देखो धीरे धीरे अपने आप ही बन जाती है, जैसे भगवान रास्ता दिखाता है। संजू सैमसन का भी इंक्लूजन वैसे ही हुआ, क्योंकि स्टार्ट में वो नहीं खेल रहे थे, बट बाद में ऐसा लगा कि उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत पड़ेगी इस टीम में। और जैसे ही वो टीम में है, उन्होंने एक ही चीज बोला कि जो भी इस टीम को जरूरत पड़ेगी वो मैं करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। जैसे उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला, हालांकि स्टार्ट में वो साथ में नहीं खेल रहे थे, बट लेकिन जब वो खेलने चालू किया, 3-4 गेम 5 गेम खेलने के बाद कोई प्लेयर अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनता है तो उसने जरूर कुछ अलग काम किया होगा टीम के लिए। सूर्य कुमार का एक वीडियो सबसे पहले जब मैच खेल रहे थे, आखिरी मैच, तो एक ऐसा वाला वीडियो था। वो मैं एक्चुअली अक्षर पटेल को देख के बोल रहा था कि थोड़ा हार्ट रेट मेरा फास्ट हो गया है, थोड़ा पेट में बटरफ्लाईज है, नर्वस हूं मैं, बट लेकिन वो बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी गेम खेलते हो और इतना बड़ा ओकेजन था, इतने ब्यूटीफुल स्टेडियम में, तो वहां पे थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि हमने वहां पे हिस्ट्री देखी हुई है कि पहले क्या हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल में। तो हमको ये था कि फिर से हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, अच्छा रन बना दिया है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है ना, वो था। अगला सेलिब्रेशन क्या? अगला सेलिब्रेशन तो अभी घर जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे बीवी के हाथ का, और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे 2-3 दिन, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई 3 दिन से, क्योंकि हम जब फाइनल में पहुंचे तब से लेके अभी जब तक नींद अच्छे से हो नहीं पाई है। बट लेकिन अभी जाके आराम से सोऊंगा, खाना खाऊंगा और थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। दूसरी बात, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहला फोन किसको आया सूर्य कुमार का? मैंने एक्चुअली फोन देखा ही नहीं था अगले दिन सुबह 7-8 बजे तक, बट अभी मैंने धीरे धीरे देखने स्टार्ट किया है। तो सारे फैमिली का सबका फोन आया था, सारे जो करीबी दोस्त लोग हैं सबका फोन आया था। फिर बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सबका मैसेज आया था, तो बहुत अच्छा लगा सबका मैसेजेस देख के ऑल अराउंड द वर्ल्ड। रोहित शर्मा मुंबई के हैं, सूर्य कुमार मुंबई के हैं, मैं भी मुंबई का हूँ, तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा के साथ क्या बातचीत हुई, सचिन तेंदुलकर के साथ क्या बातचीत हुई? नहीं, देखिए सचिन सर के साथ तो हम 2 महीना टाइम स्पेंड करते ही है आईपीएल में, जब वो हमारे आइकॉन है टीम के, और उसके अलावा भी 10 महीने हम हमेशा टच में रहते हैं। अगर कभी किसी को जरूरत पड़ी तो हमेशा मदद करते हैं। और रोहित भाई का तो मैं क्या ही बोलूंगा, आपने देखा ही होगा, मैं हमेशा हर जगह जब भी टॉस पे जाता था मैं उनसे मिल ही रहा था। और इवन जब अभी वो टूर्नामेंट में आए थे और टूर्नामेंट के बाद भी जब मिले, और सबसे पहले मैं उनसे जाके गले मिल गया, उनको थैंक यू बोला मैंने। तो बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप है हम दोनों की, मेरे बड़े भाई जैसे हैं।
तो हमेशा उन्होंने संभाला है मुझे, तो एक मेंटोर के जैसा देखता हूँ मैं। एक आखिरी सवाल आपके लिए, मैं हर एक प्लेयर का नाम लूंगा, एक वर्ड में उनकी तारीफ या उनके लिए कोई एक वर्ड्स आपको बोलना है। अभिषेक शर्मा, फियरलेस। संजू सैमसन, चेटा, ईशान किशन, पॉकेट डायनामो, अक्षर पटेल, बापू, क्यूट बापू, तिलक वर्मा, हैदराबाद का हीरो, शिवम दुबे, पावर हाउस, उसके बाद हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर, बॉलर में देखा गया है तो हर्षदीप सिंह, ड्रिल मास्टर, हर्षदीप सिंह, लाइवली पंजाबी, बुम बुमराह, नेशनल ट्रेजर, सिराज, मोहम्मद सिराज, टीम मैन, कुलदीप यादव, क्यूट टोमेटो, सुंदर वॉशिंगटन, सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, नहीं पसीना टेरिफिक ऑलराउंडर। चलो सूर्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आई होप रुक जाए यार। और हमारे साथ एक बार बातचीत करें। Thank you. कैमरा पर्सन वैभव परब के साथ एबीपी न्यूज मुंबई। अब बात गैस और तेल पर छाए जंगी रंग की, गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों की, सच की। जंग का रंग, गैस तेल बारूदी खेल। लेकिन अब सुबह से 8 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, सिलेंडर मिला नहीं है हमको। नहीं मिल रहे सिलेंडर, सच या झूठी खबर। ये लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्यूशन कुछ बता ही नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज ये है कि बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। गैस के जमाखोर खबरदार, एक्शन में सरकार। जानबूझ के आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़े, तो वहाँ रूस और चीन का जहाज आ रहा है, भारत का जहाज नहीं आ रहा है। सर की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से। देखिए, सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं, होटल के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का गिफ्ट है इस देश के लोग। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। अफवाहों से रहें दूर, देश में तेल गैस भरपूर। सिलेंडर की कमी आखिर क्या है रियलिटी? गैस तेल में जंगी विस्फोट, सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग के बीच गैस और तेल संकट का असर देश के कई शहरों में अब देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हम आपको देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के करोल बाग में सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई घंटे लाइन में लगने के बावजूद भी काफी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुंबई के कई इलाकों में भी लोग कतार में खड़े दिखे। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट गहरा हो गया है और इससे कई होटलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। चंडीगढ़ में भी गैस एजेंसी के दफ्तर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से कारोबारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में भी लोग सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर खड़े दिखे। झारखंड के रांची और बिहार के नवादा में भी सिलेंडर के लिए अफरा तफरी मची हुई है। और इस पूरी स्थिति पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं अपने सहयोगी अवधेश के पास जाना चाहूंगी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश, आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल मेघा, जैसा कि आपने बताया कि देश भर में जो तस्वीर बन रही है, सबके बीच भारत सरकार अलर्ट है और बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेट्रोलियम मंत्री ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर हरदीप पुरी, और गैस सिलेंडर की समस्या के बीच ये बेहद अहम मुलाकात है, क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है किसी को कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और यह मुलाकात अहम है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो देश को लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से, चाहे वो एलपीजी हो या पीएनजी, उस तरीके की किसी भी गैस की दिक्कत नहीं होगी और सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और पेट्रोलियम मंत्री ने मुलाकात की है, साथ ही उन्हें हर हालात से अपडेट किया है। आगे की खबरों के लिए जो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं एक बार हम वो आपको बताएंगे, लेकिन देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको बता देते हैं। जो हालात बन रहे हैं, सप्लाई की समीक्षा के लिए कमेटी बना दी गई है। एक्शन में केंद्र सरकार है, तो आखिर एक्शन क्या लिए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला कदम यह है कि सप्लाई की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। दूसरा कदम यह है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ईसीए को लागू कर दिया गया है। जमाखोरों पर सख्त एक्शन होगा, जमाखोरों का जो खेल होता है वो नहीं चल पाएगा। तीसरा कदम यह है कि घरेलू सिलेंडर बुकिंग का समय बढ़ाया गया है और यह इसलिए किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। 21 दिन की जगह 25 दिन बाद एलपीजी बुकिंग हो सकेगी, यानी कि आप अगर एक बार गैस बुक करते हैं तो 25 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं। ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सख्ती से लागू किए जाएंगे और यह कदम भी इसीलिए है ताकि जमाखोरों का जो खेल होता है वो इस दौर में ना चल पाए। मेघा जी। अवधेश, अब राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां पर लोग पिछले 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं, वहां कैसे हैं हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने। गैस एजेंसी के बाहर किस तरीके से लोगों की बदहवास हालत में यहाँ पर जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लोगों को लगी है। देखिए, क्या आप गए थे अंदर बस बुक कराने के लिए, क्या जवाब मिल रहा है? वो कह रहे लाइन में आओ, भीड़ हो रही है। अच्छा, तो कितने आप लोग सिलेंडर कितने दिन उसने मिला? 5 दिन हो गए, बुकिंग करे, उठा ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, नहीं उठा रहे, 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। अच्छा, कल का मेरा सिलेंडर बुक है, मैं पैसे देने आऊँ, पैसे देने करे लाइन में लगो, ये कल की तारीख है जी। 600 सिलेंडर जो है वो हर रोज यहाँ से जाता था, लेकिन आज जो है वो एक भी सिलेंडर यहाँ से बुक नहीं हो सका है। तो साफ तौर पर आप जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इस वाले जो दुकान है इसकी अगर हम आपको तस्वीरें जो है वो हम यहाँ पर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। भाई साहब, आप मैनेज करते हैं यहाँ पर? कितने सिलेंडर रोज बुक होते हैं नॉर्मल दिनों में यहाँ पर? सर, अभी इस टाइम फिलहाल पैनिक बुकिंग हो रही है, कंफ्यूजन हो रखी है कस्टमर्स को। एरिया में इकट्ठे आप देख रहे हैं कंफ्यूजन करके, लाइन लग के। एक को अगर पीछे से एक दिन सप्लाई लेट हो रही है तो इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कस्टमर को। ये बता रहे हैं और किस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर हाथ में जो पर्ची है वो लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं और इनका कहना है कि किसी को 1 हफ्ते हो गए हैं, किसी को 6 दिन हो गए हैं, किसी को 8 दिन हो गए हैं सिलेंडर की बुकिंग किए हुए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनके घरों में जो सिलेंडर है वो नहीं पहुँचा है। ऐसे में ये लोग खुद उठ करके एजेंसी पर अपने सिलेंडर के बारे में जानकारी लेने के लिए आप पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इस बीच सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। ऐसा कानून है जो सरकार को यह ताकत देता है कि वह किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए मैं वापस अवधेश के पास जाना चाहूंगी। कई ग्राफिक से अवधेश हमें समझाएंगे स्थिति क्या है। बिल्कुल, तो ये बता देते हैं दर्शकों को कि आखिर जो ईसीए है वो क्या है और इसको लागू करने से फायदा किस तरीके का लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए, गैस सप्लाई पर ईसीए लागू कर दिया गया है। 100% सप्लाई हो और घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए जो सीएनजी है ये कैटेगरी पहली है। कैटेगरी 2 जो है 80% सप्लाई और 70% सप्लाई खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, ये कैटेगरी 3 है। इसके अलावा आगे अगर हम आगे बढ़े कैटेगरीज में तो कैटेगरी 4 80% छोटे उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट्स को दिया जाएगा। तो ये पूरी कैटेगरीज बनाई गई हैं और इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हालात इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये हालात देश में ना बने। उसके लिए जरूरी है कि इसे लागू हो और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जरिए व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मेघा जी। जी अवधेश, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भोपाल में भी हालात ऐसे ही हैं, जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है और घरेलू गैस सिलेंडर की मियाद 25 दिन करने से भी लोग परेशान अब दिख रहे हैं। कैसे हैं हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने। पहाड़ी देशों में युद्ध की वजह से जो तनाव है उसका असर अब विश्व के कई देशों में देखने को मिल रहा है। भारत में भी संभावित असर बताया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो घरेलू गैस सिलेंडर है
उसको लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की स्थितियाँ हैं। हालांकि जो सरकार है वो ये दावा कर रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जरूर उसकी सप्लाई को रोका गया है, पर गैस एजेंसी के जो हालात हैं वो इस तस्वीर को अलग बनाते हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, मिल रहा है सिलेंडर? नहीं मिल रहा है। बुकिंग भी नहीं हो रही ऑनलाइन, और बता रहे 25 दिन के बाद बुकिंग नहीं। हमारे 1.5 महीना होगा तब भी बुकिंग नहीं हो रही है। आप बताइए क्या कहा जा रहा है? नहीं, बुकिंग हो चुकी है, मेरे को कल आ जाएगा। 4 महीने से गैस नहीं मिली, केवाईसी के चक्कर में ब्लैक में खरीदी मैंने। ये बार बार दावा किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, जो एजेंसी के लोग हैं उनकी तरफ से। सर, ये जो कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बुकिंग नहीं हो रही है, जो नए नियम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, बाहर आ जाए जी। देखिए, यह कहना कि बुकिंग नहीं हो रही है यह गलत है। एलपीजी बुकिंग रिफिल प्रदाय होने के 25वें दिन बाद बुकिंग होगी। उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। आज से पहले, इस परिदृश्य से पहले ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे ही बुकिंग करते थे, रिफिल प्राप्त होने के तुरंत तत्काल बाद बुकिंग की जा सकती थी। आज की इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है कि एलपीजी प्रदाय होने के 25वें दिन बाद ही बुकिंग हो पाएगी। उपभोक्ता बुक करा रहा, उसको मैसेज नहीं आ रहा, उसको ये जानकारी मिल रही है शायद एलपीजी है नहीं, लेकिन ऐसी आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। 25वें दिन बाद बुक किया जाएगा, एलपीजी प्रदाय की जाएगी। और जो एलपीजी एसोसिएशन के भोपाल के अध्यक्ष हैं, बहुत पुराने यहाँ पर सप्लायर भी हैं, आर.के. गुप्ता जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नए नियमों के तहत कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए तभी बुकिंग होगी, और इसी के चलते कई लोगों को ये परेशानी आ रही है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। एलपीजी को लेकर सरकारी सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक देश में एलपीजी का उत्पादन 10% बढ़ा है। साथ ही सरकार ने क्रूड एलपीजी और एलएनजी का इंतजाम भी किया है। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ईंधन मौजूद है। इतना ही नहीं, रोजाना 7 लाख गैस सिलेंडर का वितरण भी हो रहा है। अब ये खबरें सरकारी सूत्रों के तरफ से हमारे पास एबीपी न्यूज पर, जो हम आपको बता रहे हैं, किसी भी तरीके की किल्लत नहीं है एलपीजी के मामले में, ये सरकार कह रही है। इसीलिए उपभोक्ताओं को किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में भी गैस एजेंसी के दफ्तर पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। लोग एलपीजी सिलेंडर बुक करवाने के लिए पहुंचे। लोगों की शिकायत है कि कई दिनों से सिलेंडर बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ परेशान लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध ने जो घरेलू गैस है, एलपीजी जो है, उसकी सप्लाई पर भी फर्क डाला है। और चंडीगढ़ में इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि पैनिक बाइंग जो है वो किस तरह से घरेलू गैस के उपभोक्ता कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक जो एलपीजी सप्लाई करने वाली गैस का दफ्तर है, यहाँ पे किस तरीके से आप हुजूम देखेंगे लोगों का, तो यहाँ पे भीड़ लगी है लोगों की। दरअसल जो अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनमें बड़ी दिक्कत आ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी सप्लाई जो है वो जो मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने वो बंद की है। पर डोमेस्टिक जो सिलेंडर्स हैं उनके लिए भी जद्दोजहद जो है लोगों को करनी पड़ रही है। और यहाँ पे इस तरीके का रश आप देखेंगे तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर बेंगलुरु में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट गहरा हो गया है और इससे कई होटलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बेंगलुरु से संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के हालात के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट बढ़ गया है और अब ऐसे हालात आ गए हैं कि होटल्स को लगभग खुद को बंद करना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर्स की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। ऐसे में जो रोजमर्रा के फूड सप्लाई है और खास तौर पर यात्रियों के लिए समस्या जो है वो बढ़ सकती है। इस वक्त हम बेंगलुरु के एक ऐसे ही होटल में मौजूद हैं और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो जितने भी यहाँ पर आप सिलेंडर्स देखेंगे वो सारे यहाँ पर खाली पड़े हैं, जो सीधे तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये कमर्शियल गैस सिलेंडर का जो संकट है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें
जिस तरह से ये पूरे जंग के हालात चल रहे हैं, भारत लगभग जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से आयात करता है। इसलिए मौजूदा हालात का असर जो है वो देश में गैस की आपूर्ति व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियों ने एलपीजी की सप्लाई को संतुलित रखने के लिए नए नियम भी लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन होटल एसोसिएशन का कहना है कि बहुत हद तक जो है अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो इसका सीधा असर जो है वो होटल्स पर भी देखने को मिलेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ये हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं। ये जो है ना कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई में शॉर्टेज है ना, ये कल से मेरे को फ़ोन आया डिस्ट्रीब्यूटर से, कल से हम आपको सिलेंडर नहीं देगा सर, अभी प्लांट में फिलिंग बंद हो गया करके। हम जो डेली मेरे को 5 सिलेंडर चाहिए, अभी मैं 3 दिन से स्टॉक कर दिया, आज तक। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गैस की सप्लाई कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाए दिख रहे हैं। यहाँ कैसे हैं हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक राय। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में भारत में गैस की किल्लत दिखने लगी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है। ये लालबाग एरिया है और सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये सहकारी गैस सर्विस है इंडेन की, और यहाँ पर देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और सब गैस जो है वो सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इनको गैस सिलेंडर मिलता है कि नहीं मिलता है। इन लोगों के बीच भी चलेंगे और इन लोगों से एक बार समझेंगे भी कि इनकी कैसी स्थितियां हैं और क्या इनको गैस मिल रही है नहीं मिल रही है। चाचा, आप गैस लेने आए हैं, क्या अभी स्थिति है, आपको मिल रही है? नहीं, गैस की स्थिति ये है कि हमारा 5 तारीख का बुकिंग है और डीएससी नंबर नहीं आया है। अमेरिका ईरान जंग का आज 11वां दिन है, लेकिन अमेरिका के लगातार हमलों से भी ईरान का मनोबल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले और जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईरान अपने इरादों से टस से मस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट हो और ईरान पूर्ण आत्मसमर्पण की हालत में आ जाए। लेकिन ट्रंप के सारे मंसूबों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के बदले की कार्रवाई की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ईरान अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला ले रहा है। ईरान अपने टारगेट को तय कर रहा है और फिर उसे नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और मैं अवधेश के पास वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। इन सारे खबरों को लेकर एक बड़ी तस्वीर जो अब ईरान से बाहर आ रही है। अवधेश, बिल्कुल तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ईरान के मजबूत हौसलों को दिखा रहे हैं। और कंट्रोल रूम से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। खाड़ी देशों पर ईरान ने ड्रोन हमले और तेज कर दिए हैं। बहरीन में ईरान ने बड़ा ड्रोन हमला किया। आप देखिए, सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं। बहरीन को एक बार फिर से ईरान ने दहला दिया है और ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। पहले ही दिन से बहरीन पर आक्रामक है ईरान। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से ईरान ने बड़ा ड्रोन हमला किया है बहरीन पर, क्योंकि वहां पर जो अमेरिका का बेस है राजधानी मनामा में रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है। और आप देखिए, जो राजधानी में हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके से अफरा तफरी के हालात बने हुए हैं। ये बहरीन का जो रिहायशी इलाका है इसको निशाना बना है ईरान ने। शुरुआत में तो मामला ये था कि केवल अमेरिकी सेना के जो पोस्ट है वहां पर हमले हो रहे थे, बेस पर हो रहे थे, लेकिन ये युद्ध आगे बढ़ गया है। और आप देखिए, जो राजधानी है वहां पर ईरान की तरफ से बहरीन में हमला किया गया, ड्रोन अटैक किया गया और एक व्यक्ति के इसमें मारे जाने की खबर है। यानी कि हालात बिगड़ रहे हैं और ईरान के साथ ही साथ जो खाड़ी देश हैं वो भी इस जंग की आग में लगातार जल रहे हैं। मेघा जी, अवधेश, अगली तस्वीर इजरायल से आई है, जहां ईरान की ओर से किए गए जवाबी हमले में साफ साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने हाइफा में कितनी बड़ी तबाही मचाई है। ईरान ने हाइफा में मौजूद इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से बड़े हमलों को अंजाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में हाइफा ऑयल गैस रिफाइनरी और ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन हमले से इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं
किस तरीके से अलग अलग गैस तेल की रिफाइनरियों पर हमला किया जा रहा है। और ये आज से नहीं, जंग के दूसरे या तीसरे दिन से ही स्ट्रैटेजी बदली और इस तरीके से जहां गैस की रिफाइनरीज हैं, जहां ऑयल टैंकर्स हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा है। मैं वापस अवधेश के पास जाना चाहूंगी। अवधेश, जो फ्रेश अपडेट है वो बताएं। बिल्कुल, एक और बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर यह है कि इस जंग में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार परेशान करने वाली सामने आ रही हैं। ईरान ने इजराइल पर फिर से क्लस्टर बम बरसा दिए हैं। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। तो ये बड़ी खबर है, ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए। आप ये देखिए, ये स्थिति है, क्लस्टर बम जो लगातार बरस रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल का भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है और अचानक से बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर गिरती है और पूरा का पूरा जो इलाका है वो धुएं में बदल जाता है। तो ये पूरी तस्वीर है, ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए हैं और उसके बाद जो तस्वीरें बन रही है वो आप देखिए। ये रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरा यहां पर एक कार निकलती, यहां पर एक व्यक्ति जा रहा है। हालांकि ये दोनों बाल बाल बचे, लेकिन क्लस्टर बम और बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरीके से इजराइल को परेशान कर रहा है। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, ये इजराइल का एक रिहायशी इलाका है और लगातार क्लस्टर बम्स बरस रहे हैं और इस इलाके में किस तरीके से हमला हुआ आप देखिए। यहां पर सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन अचानक से इस जगह पर मिसाइल गिरती है और उसके बाद थोड़े ही कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो इस तरीके के हालात बन रहे हैं और यही हालात जो हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेघा जी, बिल्कुल अवधेश, खौफनाक तस्वीरें जो आ रही हैं। अब उधर ईरान के बंदरगाह वाले शहर बंदर अब्बास के पास एक बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका समुद्री इलाके के नजदीक हुआ, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी हलचल मच गई। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक जहाज पर हुए हमले से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक इस घटना के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। जंग के 11वें दिन ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी है। ईरान जितनी बार अमेरिका को नजरअंदाज कर रहा है, ट्रंप उतना ही ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। महायुद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान को धमकी भरे लहजे में चेताया कि तेल सप्लाई में बाधा डालने पर ईरान का अंजाम और भी बुरा होगा। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि वो कभी उबर नहीं पाएगा। We continue Operation Epic Fury. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लाख चेतावनी देते रहे, लेकिन ईरानी फौज ट्रंप की धमकी से जरा भी घबराहट में नहीं दिखाई दे रही है। उल्टे ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मसूद अख्तरी ने एलानिया लहजे में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ईरान और डटकर मुकाबला करने को तैयार है और नुकसान अगर किसी का होगा तो वो होंगे अमेरिका और इजराइल। انجام دادن گفتم ما از قله عبور کردیم سرازیر شدیم. بله. الان موقع سرازیری ماست. دیدید همین دیشب کار بر ما آسان شده. در تل چی شده؟ بله. یعنی ما چون رادارها رو زدیم، زیر ساخت‌ها رو زدیم، امروز واقعا آقای ترامپ و نتانیاهو در یک قتلگاهی در خلیج فارس گرفتار شدن و روزها و هفته‌های آینده خبرهای بسیار خوشحالتری خدمت ملت عزیز ایران دادیم. ईरान ने आज इजराइल पर मिसाइलों से कई बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को आसमान में ही रोक दिया, नाकाम कर दिया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आसमान में तेज रोशनी और कई विस्फोट दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आने वाली मिसाइलों को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा था।
ईरान ने भारी विनाशक क्षमता वाले 1 टन वॉरहेड से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार इन मिसाइलों के अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक लगाए गए हैं जो लक्ष्य पर गिरने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया है कि अब से दागे जाने वाली मिसाइलों में 1 टन से कम वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले हमलों में और भी ज्यादा शक्तिशाली और भारी मिसाइलों के इस्तेमाल से ईरान परहेज नहीं करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।